हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 5। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम जो अर्थ है वह उस पर मिलियंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है जिनको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। इसी वजह से हम उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफाई करने के लिए या उनका वर्गीकरण करने के लिए कुछ आधार होते हैं। वो आधार क्या होते हैं, तो उन आधार किसी आधार पर ही तो हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। वो आधार होते हैं उनके लक्षण, जिसे हम करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब यह करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, हमें ऐसा करेक्टरिस्टिक लेना होता है जो नींव होता है, मेन। अगर हम पहले ही अगर क्लासिफिकेशन में कोई गलत करेक्टर ले लेंगे तो हमारी सारी क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगी, गलत। तो हमने जो मेन करेक्टर पहले पढ़े थे कि हम सेल को लेंगे, क्योंकि सेल का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कभी गलत नहीं हो सकते। तो हम बेसिकली पहले डिसाइड करेंगे कि सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि जो सेल है वह यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, और इस तरह से हम जीवों को क्लासिफाई करते जाएंगे। फिर हमने क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि दोनों में क्या रिलेशन है। हम जीवों को क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, नई जो हमें डिस्कवरीज हो रही हैं उनको ऐड कर रहे हैं हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन है। तो इवोल्यूशन के आधार पर ही हम उन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं। इवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम बात करें, जैसे इवोल्यूशन में अभी जो ह्यूमन है उसका क्लोज रिलेटिव कौन है, मंकी। तो मंकी के बारे में हमें कैसे पता चला कि हमने यह देखा कि जो हमारे एंसेस्टर है वो कहीं ना कहीं मंकी से रिलेट करते थे। इस तरह से हमें जीवों के बारे में पता चला कि कौन किसका क्लोजली रिलेटेड जो है क्लोजली रिलेटेड है, आपस में एंसेस्टर है। या फिर हमें पता लग कि हमारी जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो कहीं ना कहीं उनके जो एंसेस्टर्स हैं वहीं से हमें पता लग गया कि यहाँ से ये जीव निकले हैं। तो कई जीवों के एक से ज़्यादा एंसेस्टर भी होते हैं और कई जीवों के एक ही एंसेस्टर होता है। तो इस तरह से हमने यह पढ़ना है पूर्वजों के बारे में। तो इवोल्यूशन कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन के साथ जुड़ी हुई है। तो इवोल्यूशन, फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है, चार्ल्स डार्विन। उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में पूरी जानकारी दी थी अपनी बुक जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो बच्चों, पहले हम आज बायोडाइवर्सिटी को कवर कर लेते हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को यहाँ इसलिए बताया गया है क्योंकि जब तक आपको जीवों के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप उसकी क्लासिफिकेशन को कैसे समझेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, बायो मतलब लाइफ। लाइफ जो आपकी अर्थ पर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों, इट इज़ अ वर्ड कॉमनली यूज टू रेफर टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो बच्चों, यह स्पेशली लाइफ के लिए रेफ़र किया गया है वर्ड जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। डाइवर्स लाइफ फॉर्म शेयर द इन्वायरमेंट एंड आर अफेक्टेड बाय ईच अदर टू। तो इन्वायरमेंट क्या है, एनीथिंग विच इज़ इन आवर सराउंडिंग इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। और हमारे सराउंडिंग में है क्या, हमारी सराउंडिंग में जो जीवित चीज़ें हैं वो जो उस इन्वायरमेंट को शेयर कर रही हैं, उस हैबिटेट में रह रही हैं, वो सभी क्या हैं, वो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाती हैं। तो एज अ रिजल्ट अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कम इनटू एग्जिस्टेंस। ह्यूमन हैव प्लेड देयर ओन पार्ट इन रिसेंट टाइम्स इन चेंजिंग द बैलेंस ऑफ सच कम्युनिटीज़ होती है, कोई भी प्रजाति होती है जो कॉमनली हमारे आसपास प्रेजेंट है। तो ह्यूमन का बहुत बड़ा योगदान है उस प्रजाति का जो बैलेंस है डिस्टर्ब करने में। क्यों, आपने देखा है कि कोई शेर का शिकार करता है, हिरन का शिकार करता है, जो कि गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। तो क्या हुआ, प्रजातियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। तो शिकारियों की वजह से, इस वजह से ह्यूमन ने कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो ह्यूमन की वजह से लुप्त हो चुकी हैं। ऑफ कोर्स द डाइवर्सिटी इन सच कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड, वाटर, क्लाइमेट एंड सो ऑन। तो बच्चों, जरूरी नहीं कि ह्यूमन ही, कई बार नेचुरल क्लैमिटीज़ भी हैं जो क्या करती हैं, पूरी प्रजातियों को लेकर चली जाती है। जैसे कोई फ्लड है, बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया। तो रफ एस्टिमेट स्टेट दैट देयर आर अबाउट 10 मिलियन स्पीशीज़ ऑन द प्लैनेट। तो बेसिकली अगर हम रफ एस्टिमेट भी लगाएं तो 10 मिलियन के करीब हमारे प्लैनेट पे स्पीशीज़ प्रेजेंट है। ऑल्दो वी एक्चुअली नो ओनली 1 और 2 मिलियन। तो आप सोचो कि कहाँ तो 10 मिलियन, और जिसमें से सिर्फ हमें 1 या 2 मिलियन ही पता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 9 या 8 मिलियन अभी भी हमारी आंखों से दूर है।
द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो बच्चों क्या है कि बेसिकली जो हमारी आपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, आपसे पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी रिच कहाँ है, आप फटाफट से बोलते हो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, पर वहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने का कारण क्या है बच्चों? वहाँ पर कारण है मेन तो क्लाइमेट का, वहाँ के टेम्परेचर का, वो सभी क्या है वहाँ का टेम्परेचर और क्लाइमेट बेसिकली हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उनको सपोर्ट करता है। इस वजह से वहाँ पर दुनिया भर के आपको प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। तो वार्म एंड ह्यूमिड जो ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ का, बेसिकली वो हमारे कहाँ पर आता है? ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो बेसिकली these are the areas regions where which is rich in biodiversity. This is called the region of mega diversity, और इसे हम क्या कहते हैं? मेगा डाइवर्सिटी। तो ऑफ द डाइवर्सिटी ऑन द प्लानट मोर देन हाफ इज़ कंसर्न इन अ फ्यू कंट्रीज़। तो बच्चों अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की भी, तो सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो इन कंट्रीज़ में मिलती है, जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, मैक्सिको, ज़ैर, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडिया में आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में, असम में, वहाँ पर बहुत ही घने जंगल हैं जहाँ पर बारिशें होती रहती हैं। तो ऐसी जगह आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, सबसेक्शन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि बच्चों प्रिमिटिव एंड जो हमारे एडवांस है वो कैसे अलग है। तो बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि प्रिमिटिव कौन से होते हैं? जो सिंपल होते हैं, जो लोअर ग्रुप में आते हैं, वही क्या है? प्रिमिटिव। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को ले लो, वो सिंपल है, लोअर ग्रुप में आता है, तो वो क्या है? प्रिमिटिव, क्योंकि वो बेसिकली क्या है? प्रोकैरियोट। और जो एडवांस सिंपल है, तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें, अगर इनके सामने जो इनके अपोजिट की बात करें, तो सिंपल के अलावा यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है, जो हायर है, प्लस जो एडवांस है, वो सभी एक ही कैटेगरी में आएंगे। वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? जो आज के जो ऑर्गेनिज्म है उनको, जैसे कि यूकैरियोट्स। तो बच्चों बेसिकली अगर बात यहाँ पर क्या की गई है कि विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव वो हैं जो बहुत ही पहले अर्थ पर आ गए थे, और जिनका जो बहुत एडवांस नहीं है, जो पहले के वो जीव हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? प्रिमिटिव। जहाँ पर हम बेसिकली प्रोकैरियोट्स। तो विल एडवांस, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अगर हम बात करें कि वो एडवांस से कैसे डिफरेंट है, तो आप खुद ही समझते हो कि प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं, एडवांस हमारे यूकैरियोट्स में आ जाते हैं। विल एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? वाई? तो सेम, यह हमारा सेम ही रहेगा। मैंने अभी आपको एक चार्ट बनाया था, यहाँ पे सिंपल अगर देखा जाए लोअर, ये टर्म्स होगी जो एक ही कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है, और प्रिमिटिव वो एक ही कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म है सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स, हायर और एडवांस। तो ये क्या कर रही है? ये हमारे एडवांस को वो कर रही है। तो बेसिकली यहाँ क्या पूछा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स और एडवांस क्या एक ही है? यस, एक ही है। जो एडवांस है वही कॉम्प्लेक्स है, जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट, जो हमारा मेन क्लासिफिकेशन है। यहीं से कह सकते हो कि मैं चैप्टर अब शुरू होने जा रहा है, अभी तक तो हमने जस्ट इंट्रोडक्शन ही पढ़ी थी, दैट इज़ द हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप इसको ध्यान से पढ़ें। बाकी हम हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को कल दोबारा से पढ़ेंगे। हिरार्की आपको पता ही होगा, हिरार्की क्या है? द ऑर्डर वाइज सीक्वेंस वाइज चेंजेस इज़ कॉल्ड हिरार्की। तो बच्चों यह हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।